सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। अगर हम लोग कोशिका झिल्ली को हटा दे तो कहाँ थे हम लोग लास्ट टाइम? पादप कोशिका है कोई भी, अगर उसके अंदर से हम लोगों ने कोशिका भित्ति को हटा दिया तो इसे क्या कहा जाएगा? प्रोटोप्लास्ट कहा जाएगा। अब इस प्रोटोप्लास्ट के अंदर से कोशिका झिल्ली को हटा दे तो इसे क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें इस प्रोटोप्लाज्म में से अगर केंद्रक को हटा दिया जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म में से कोशिकांगों को हटा दिया जाए तो उसे साइटोसोल कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक कोई भी यूकैरियोटिक कोशिका ली, यूकैरियोटिक कोशिका ली। अब यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर हम लोगों ने एक प्लांट कोशिका ली। जैसे हम लोग प्लांट कोशिका के अंदर से सेल वॉल को हटा देते हैं, सेल वॉल को हटा दिया तो उसे क्या कहा जाएगा? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। सबसे पहले एक पादप कोशिका है, उसके अंदर से हम लोगों ने कोशिका भित्ति को हटा दिया तो इसे क्या कहा? प्रोटोप्लास्ट कहा। अब इस प्रोटोप्लास्ट के अंदर कोशिका भित्ति नहीं है, अब क्या बची? इसमें कोशिका झिल्ली बची। अब जैसे ही कोशिका झिल्ली को हटा देंगे तो जो बचा हुआ जो पार्ट है उसे क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर ना तो कोशिका भित्ति है और ना ही कोशिका झिल्ली है। अब इसके अंदर से अगर केंद्रक को भी हटा दिया गया तो जो बीच में बचा हुआ जो द्रव है उसे क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट है? कोशिकांग उपस्थित होते हैं। अगर इन कोशिकांगों को भी हटा दिया जाए तो वो क्या रह जाएगा? साइटोसोल रह जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई हमारे एक यूकैरियोटिक कोशिका की। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें कि कोशिकांग कौन कौन से होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। कोशिकांग कोशिकांग दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं इसके अंदर झिल्ली युक्त और एक होते हैं झिल्ली विहीन। झिल्ली युक्त का मतलब क्या होगा? जिसके अंदर मेम्ब्रेन उपस्थित है। और झिल्ली रहित का मतलब क्या होगा? जिसके अंदर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है। हम लोग बात करें कि झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो भी दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहले है द्विझिल्लीय द्विझिल्ली युक्त और दूसरे हैं एकल झिल्ली युक्त। अगर हम लोग बात करें द्विझिल्ली युक्त कौन कौन से ऑर्गन से, तो पहला है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है लवक, और तीसरा है केंद्रक।
एकल झिल्ली की अगर हम लोग बात करें तो एकल झिल्ली वाले कौन कौन से कोशिकांग है, जैसे कि ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, परऑक्सीसोम, ये सब हमारे एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। और हम लोग बात करें कि झिल्ली विहीन, तो झिल्ली विहीन के अंदर दो याद रखने हैं, एक तो है हमारा राइबोसोम और दूसरा है कारक काय। ये दोनों कौन से हो जाएंगे, झिल्ली विहीन हो जाएंगे। तो हमने यूकैरियोटिक कोशिका को झिल्ली के आधार पर हम लोगों ने दो भागों में बांटा, कौन कौन से इनके अंदर ऑर्गन होते हैं, एक तो होते हैं झिल्ली युक्त और एक होते हैं झिल्ली विहीन। झिल्ली युक्त को भी दो भागों में बांटा, एक ऐसे ऑर्गन जिनके अंदर दो झिल्लियां या दो आवरण उपस्थित हैं उन्हें बोलेंगे द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग, और ऐसे ऑर्गन जिनके अंदर केवल एक मेम्ब्रेन, एक ही परत उपस्थित है, उन्हें क्या बोलेंगे, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। अब द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग तीन है, फर्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है लवक, इसे प्लास्टिड कहा जाता है, और तीसरा है हमारा केंद्रक। और दूसरी बात करें हम लोग एकल वाले, तो अंतःप्रदवी जालिका, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, परऑक्सीसोम, ये सारे के सारे एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग हो जाएंगे। और नेक्स्ट हो जाएंगे हमारे झिल्ली विहीन। झिल्ली विहीन में कौन आ जाएगा, राइबोसोम आ जाएगा और तारक काय जो है, ये दोनों ऑर्गन्स आ जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, एक यूकैरियोटिक कोशिका को देखें। तो एक यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या क्या उपस्थित होता है, हमने अभी देखा था, सबसे बाहर की तरफ होता है सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। उसके अलावा अंदर की तरफ कोशिका झिल्ली, और ये द्रव भरा है, इसे क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य। उसके अलावा बीच में हमारा ये हो गया केंद्रक, और अलग अलग जो भी ऑर्गन्स है वो इसके अंदर उपस्थित होंगे एक यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। लेकिन याद रखना है कि जो प्लांट सेल है उसके अंदर केवल सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल्स जो है उसके अंदर सेल वॉल जो है या कोशिका भित्ति है वो उपस्थित नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट बात करते हैं सेल वॉल की। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ठीक है। तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या है, जो कोशिका भित्ति है वो सबसे बाहरी आवरण होता है। सबसे बाहरी आवरण। नेक्स्ट इसका भी काम क्या होगा, ये भी संरचना प्रदान करने का काम, यानी कि शेप प्रोवाइड करती है, वो कौन करती है, कोशिका भित्ति करती है। उसके अलावा सुरक्षात्मक आवरण बनाने का जो काम करती है वो कौन करेगी, कोशिका भित्ति करती है।
अब हम लोग बात करें कि कोशिका भित्ति किन के अंदर उपस्थित है और किन के अंदर अनुपस्थित है। उपस्थित और अनुपस्थित, तो ये किन किन के अंदर उपस्थित होगी? ये प्रेजेंट होगी हमारे मोनेरा के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर। मोनेरा के अंदर कौन कौन आ गए हमारे, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, इन सब के अंदर उपस्थित होगी। उसके अलावा प्रोटिस्टा के अंदर कौन आ जाएंगे? डाई एटम आ जाएंगे, डाइनोफ्लेजिलेट, डाइनोफ्लेजिलेट। इसके अलावा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में कौन कौन आ जाएगा? जैसे कि अमीबा, युगलिना, प्लाज्मोडियम, ठीक है। उसके अलावा फंजाई के अंदर फंजाई के अंदर भी ये उपस्थित होगी और प्लांटी के अंदर भी ये प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल किस किस के अंदर है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी के अंदर जो है ये उपस्थित है। अब ये अनुपस्थित किस किस के अंदर है? तो अनुपस्थित किस किस के अंदर हो जाएगी ये? पहला है हमारा माइकोप्लाज्मा, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जो है वो किसका सदस्य है? वो एक तरीके से ये हमारे मोनेरा के अंदर आ जाएगा, ये बैक्टीरिया, ये और इसका भी सदस्य पीपीएलओ आ जाएगा। तो जो माइकोप्लाज्मा है उसके अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। उसके अलावा कौन आ जाएंगे? एनीमेलिया, यानी कि एनिमल्स के अंदर, इनके अंदर जो होती है वो कोशिका भित्ति जो है अनुपस्थित होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो कोशिका भित्ति का संगठन क्या होता है, किस किस की जो है कोशिका भित्ति बनी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं संगठन। तो कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और तीसरा है लिग्निन। अगर पूछा जाए कि सेल वॉल किन से मिलकर बनी है या कोशिका भित्ति जो है किससे मिलकर बनी होती है, तो ये बनी होती है सेलुलोज की। मेनली अगर पूछा जाए तो किसकी होगी? सेलुलोज या हेमीसेल्यूलोज की, या फिर हम लोग पैक्टिन और लिग्निन जो है ये भी कह सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें कि किसके अंदर किसकी बनी होती है। जैसे कि पूरे 5 किंगडम के अंदर हम लोग देखें कि कोशिका भित्ति किस किस की बनी होती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया की हम लोगों ने अभी बात की थी लास्ट में। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो बनी होती है पेप्टिडो, पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करें फंजाई जो है उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? वो बनी होती है काइटिन की। इसके बाद में एल्गी की बात करें
यानी कि शैवाल। तो इनकी जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? वो सेल्यूलोज, गैलेक्टोज, मैनिटोल या कैल्शियम कार्बोनेट। और नेक्स्ट बात करें पादपों के अंदर, पादपों में जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है सेल्यूलोज की। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सेल वॉल है वो किन किन की बनी होती है? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब से जो है कोशिका भित्ति मिलकर बनी है। अब हम लोग बात करें सबसे पहले बैक्टीरिया के अंदर, तो ये याद रखना है कि बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है। फंजाई की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। और जो एल्गीज है, जितने भी शैवाल है, नील हरी शैवाल हो गया, लाल शैवाल हो गए, उसके अलावा ब्राउन हो गए, तो इनके अंदर जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज, उसके अलावा गैलेक्टोज, मैनिटोल और कैल्शियम कार्बोनेट की। उसके अलावा हम लोग पादपों की बात करें तो पादपों की जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो सेल वॉल है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार की होती है। देखो, अब हम लोगों को देखना है कि सेल वॉल जो है वो किस तरीके से होती है पादप कोशिका के अंदर। सबसे पहले बात करें तो जो सेल वॉल है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। फर्स्ट है हमारे मिडल लेमिना, उसके बाद में प्राथमिक सेल वॉल, द्वितीयक सेल वॉल और तृतीयक सेल वॉल। जो तृतीयक सेल वॉल है, टर्सरी सेल वॉल है, वो ओनली हायर प्लांट्स है जैसे कि जिम्नोस्पर्म है, उनकी ट्रैकिड्स है, जाइलम की जो ट्रैकिड्स होती है, वाहिनिकाएं होती है, केवल उनके अंदर उपस्थित होती है, अदरवाइज औरों के अंदर उपस्थित नहीं होती है। तो जो प्लांट सेल है, पहले हम लोग एक बार लिख लेते हैं कि कौन कौन होता है सेल वॉल के अंदर। फर्स्ट होता है मिडल लेबिना, मिडल लेमिना, प्राथमिक भित्ति और द्वितीयक भित्ति। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि जो मिडल लेमिना है, मिडल लेमिना को बोला जाता है मध्य पटलिका। तो मध्य पटलिका कहाँ पर प्रेजेंट होगी? मध्य पटलिका। मध्य पटलिका का काम क्या होता है कि 2 कोशिका है, एक कोशिका ये है और दूसरी कोशिका ये है। इन दोनों को जो जोड़ने का जो काम करती है वो कौन करती है? मध्य पटलिका करती है या मिडल लेमिना करती है।
ठीक है। उसके बाद में मिडल लेमिना के बाद जो दूसरी लेयर होती है इसे कहा गया है, ये है हमारी प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ जो है वो है हमारे द्वितीयक कोशिका भित्ति। अभी जो द्वितीय कोशिका भित्ति है ये भी 3 लेयर से मिलकर बनी है, S1, S1, S2 और S3। तो अगर हम लोग एक नॉर्मल सेल वॉल की बात करें किसी भी पादप कोशिका की, तो पादप कोशिका के अंदर क्या होगा, ये मान लो एक पादप कोशिका है, और ये है दूसरी है। तो इन दोनों जो कोशिका है उन दोनों को जो जोड़ के रखने का जो काम कर रही है वो कौन कर रही है, मिडल लेमिना जो है इन दोनों को जोड़कर रखने का काम कर रही है, ठीक है। अब इसके जस्ट बाहर जो फर्स्ट वाली जो सब लेयर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राथमिक कोशिका भित्ति, और उसके बाद में द्वितीय कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति जो है वो सबसे बाहर की लेयर होती है, द्वितीय कोशिका भित्ति है वो अंदर की लेयर होती है, और उसके अंदर की तरफ तृतीय कोशिका भित्ति होती है जो कुछ प्लांट्स के अंदर ही उपस्थित होती है। तो एक बार हम लोग लिख लेते हैं इन सब के बारे में, ये किस तरीके की होती है एक बार। ये एक पादप कोशिका है, ये जो सबसे बाहर की जो लेयर है इसे क्या कहा, प्राथमिक सेल वॉल। इसके अंदर की तरफ ये जो तीनों लेयर्स नजर आ रही है इन्हें क्या बोलेंगे, द्वितीयक कोशिका भित्ति। द्वितीयक सेल वॉल। अब ये सेल वॉल भी 3 है, फर्स्ट है हमारे S1, S2 और S3, यानी कि सेकेंडरी वॉल की S2 और 3, ये तीनों की तीनों अलग अलग है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये किस किन से मिलकर बनी होती है। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के अंदर 3 चीजें थी हमारी। पहला था मध्य पटलिका, दूसरा प्राथमिक कोशिका भित्ति, और दूसरा था द्वितीयक कोशिका भित्ति। अब हम लोग बात करें कि जो मध्य पटलिका है वो किन से मिलकर बनी होती है, तो ये बनी होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलकर बनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य पटलिका का जो निर्माण है वो किन से होता है, तो किन से होता है, कैल्शियम और पैक्टेट जो है उन दोनों से मिलकर जो है
मध्य पटलिका बनी होती है। उसके अलावा इसका जो और काम क्या हो जाएगा, ये करती है दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। यानी कि यह एक तरीके से सीमेंटम लेयर की तरह काम करती है। तो ये तीन चीजें हमें मध्य पटलिका के बारे में याद रखनी है कि मध्य पटलिका किसकी बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेट की बनी होती है। उसके अलावा ये क्या करती है कि दो कोशिकाओं को जो जोड़ के रखने का काम करते हैं। मान लो ये एक कमरा है, उसके पास में दूसरा रूम है, तो उन दोनों रूम के बीच की जो दीवार हो गई वो कौन सी हो गई, हमारी एक तरीके से मध्य पटलिका हो गई। अब हम लोग बात करें प्राथमिक कोशिका की। यह सबसे बाहरी परत है और ये किन से मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज से मिलकर, सेल्यूलोज या हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। और इनके अंदर जो प्रत्यास्थता है यानी इलास्टिसिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। प्रत्यास्थता इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें द्वितीयक कोशिका भित्ति की। तो द्वितीयक कोशिका भित्ति प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है और कोशिका झिल्ली के बाहर। ये भी सेल्यूलोज की बनी होती है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसके तीन प्रकार है, S1, S2 और S3। S2 जो है वो सबसे मोटी होती है, S1 जो है सबसे बाहर की तरफ होती है और S3 जो है वो सबसे अंदर की तरफ उपस्थित होती है। तो ये हमारे सेल वॉल के बारे में डिस्कशन हो गया कि सेल वॉल जो है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी है, हमारे मध्य पटलिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीयक कोशिका भित्ति। अब एक और टर्मिनोलॉजी आती है प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है तो एक बार वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे बाहर की तरफ जो प्रेजेंट थी उसको हम लोगों ने क्या कहा था, कहा था प्राइमरी सेल वॉल।
उसके अंदर की तरफ जो थी वो थी हमारे सेकेंडरी। सेकेंडरी के अंदर भी क्या क्या था, S1, S2 और S3। ये हो गया हमारा S1, के बाद में ये हो गया हमारा S2, और S2 के अंदर की तरफ था हमारा S3, ये हो गया S3। इन तीनों को मिलाकर क्या कह दिया, द्वितीयक सेल वॉल। द्वितीयक सेल वॉल या द्वितीयक कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ क्या उपस्थित होता है, कोशिका झिल्ली। ये हो गई हमारी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली हो गई। अब ये सारा का सारा क्या है, एक कोशिका का साइटोप्लाज्म है, यानी कि एक कोशिका का ये हमारा कोशिका द्रव्य है। ठीक है, और ये दूसरी कोशिका का कोशिका द्रव्य। अब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का जो आदान प्रदान है वो किसके थ्रू होता है, तो इनके बीच में ये एक इस तरीके से ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण हो गया, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा। ये प्लाज्मोडेस्मेटा का वर्क क्या हो गया, लिख लेते हैं यहीं पे। एक सेल से या एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों के स्थानांतरण में काम आता है। तो क्या होगा प्लाज्मोडेस्मेटा, कि ये एक अपनी सेल है, इसके अंदर से यहाँ से जो भी इनका जो भी मटेरियल है वो इस वाली कोशिका के अंदर जाना है, तो किसके थ्रू जाएगा, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू जाएगा। उसके अलावा एक क्लास और बात याद रखनी है तृतीयक कोशिका के बारे में, कि जो तृतीयक कोशिका होती है वो किन्हीं के अंदर उपस्थित होती है। तो याद रखना है कि तृतीयक कोशिका जो होती है वो जिम्नोस्पर्म की जो जाइलम कोशिका होते हैं उनकी वाहिनिकाओं के अंदर उपस्थित होती है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। धन्यवाद।